अंधेरा सा कमरा, जिस पर धीमी सी येलो लाइट जली हुई थी। दो कुर्सी पर दो लड़कियां बंधी हुई थी, एक तो सितारा और दूसरी काजल। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करती जा रही थी, वहीं सितारा उसे बस देखे जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही देखते रहने के सितारा काजल से कहती है, बेकार की कोशिश करना बंद करो, ये नहीं खुलने वाली। काजल सिर उठाकर सितारा को देखती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन दोनों के कानों में सैंडल की आवाज आती है, जिस कारण दोनों की नजर एक ओर चली जाती है। कदमों की आहट उनकी ओर ही बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पल में अंधेरों से उभरकर प्रज्ञा का चेहरा सामने आती है। प्रज्ञा को दोनों ही देखने लगती हैं। प्रज्ञा दोनों को देखती है, फिर सितारा की ओर बढ़ने लगती है। प्रज्ञा को अपनी ओर आता देखकर सितारा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। प्रज्ञा सितारा के पास पहुंचते ही उसकी दोनों तरफ चेयर को पकड़कर झुक जाती है। सितारा एकदम से सहम जाती है। प्रज्ञा सितारा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए शायरियाना अंदाज में कहती है, तुझे दर्द दूं या दर्द से भी बदतर दर्द दूं, मौत दूं या मौत से भी बदतर मौत दूं। प्रज्ञा के शब्दों में शायरियाना जरूर था, लेकिन पागलपन भी साफ झलक रही थी। प्रज्ञा की बातों को सुनकर सितारा के पसीने छूटने लगे। सितारा प्रज्ञा के इतना करीब होने से डर सी रही थी। प्रज्ञा एक उंगली सितारा के चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है, जब मैं बस 2 साल की थी तब से मुझे अव्यान सिंघानिया बहुत अच्छे लगने लगे। जब मैं 3 साल की हुई तब मैं उन्हें पसंद करने लगी। जब मेरी उनसे शादी हुई तब मुझे उनसे प्यार होने लगा, और जब मुझे होश आई तो उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए प्रज्ञा रुकी, फिर सितारा के होठों के पास घाव को सहलाते हुए बोली, पागलपन। उसके इतना बोलते ही सितारा की आह निकल जाती है, क्योंकि अब प्रज्ञा उसके घाव को प्रेशर दे रही थी। प्रज्ञा की बातें सुनकर इधर काजल कंफ्यूज्ड होती जा रही थी, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रज्ञा किस अव्यान की बात कर रही है। प्रज्ञा छोटा सा चाकू निकालकर सितारा के हाथ में धंसते हुए कहती है, और पता है पागलपन में इंसान क्या करता है। सितारा धीरे धीरे दर्द से कराहने लगती है। प्रज्ञा के पागलपन वाले रूप को देखकर काजल भी अंदर से डर रही थी। प्रज्ञा सीधी खड़ी होकर कहती है, इश्क, मोहब्बत, प्यार, बहुत नाम है इस प्यार के, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत के दायरे में नहीं हूँ। मेरा प्यार एक पागलपन है, और जो भी मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा। बोलते हुए प्रज्ञा गन निकाल लेती है। गन देखकर सितारा डर जाती है। प्रज्ञा गन को सहलाते हुए कहती है, उस दिन की तरह मुझे रोकने वाला आज कोई नहीं है। सितारा एकदम से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पलटकर कभी तुम दोनों को नहीं देखूंगी। अच्छा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं, सर्टिकली वे में प्रज्ञा बोली। सितारा ने डर से अपनी आंखें भींच कर ली, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वह प्रज्ञा को कैसे विश्वास दिलाएं। उन दोनों के बीच बातें हो ही रही थी, तभी काजल पूरी कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, अव्यान सिंघानिया, सहस्त्रा, तुम इसकी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड तो डी है न, ध्रुवंश सूर्यवंशी। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, हैरानी से काजल को देखती है। काजल को देखते ही प्रज्ञा को याद आता है कि आज भी दुनिया को यही पता है कि उसका नाम सहस्त्रा है, और पूरी दुनिया उसे मिसेज ध्रुवंश सूर्यवंशी के नाम से जानती है। एक पल के लिए तो प्रज्ञा ये सब कुछ सोचकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पर जब वह सारी बातों को जोड़ती है तो उसे काजल के दिल का हाल समझ आती है। प्रज्ञा एकदम से कहती है, इसका मतलब तुम साजन से नहीं ध्रुवंश से प्यार करती हो? काजल कुछ पल तो अपनी ही उद्वेगुन में रह जाती है, और वो भी थोड़ा कंफर्म करते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारा हस्बैंड ध्रुवंश सूर्यवंशी। प्रज्ञा के दिमाग में अब एक सच्चाई का अंबार खड़ा हो चुका था, जिसे समझकर प्रज्ञा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। प्रज्ञा एक नजर दोनों को देखती है और बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से निकल जाती है। काजल प्रज्ञा को जाता हुआ देखती रहती है, फिर सितारा को देखती है, जो अपने हाथों से बहते खून को देख रही थी। सितारा के चेहरे पर दर्द थी, और वह अपने दर्दों को समेटकर एकटक बस बहते खून को देख रही थी। शायद अपने कारनामों पर उसे पछतावा हो रहा हो। दूसरी तरफ शांति से पसरी हुई एयरप्लेन में एक लड़की घबराहट से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डर की सिकन थी। उसकी प्यारी सी आंखें बार बार फड़फड़ा रही थी। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। डर की वजह से उसके माथे पर पसीने मोती की तरह चमक रहे थे। एक एयर होस्टेज उसके पास जाकर रिस्पेक्टली पूछती है, मैम, आर यू ओके? वह लड़की अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसे देखती है, फिर थोड़ी परेशान होकर कहती है, नो, आई एम नॉट ओके, प्लीज गिव मी अनदर सीट, आई स्कैर्ड ऑफ हाइट। ए हॉस्टेट उसकी कंडीशन को समझकर कहती है, ऑफ मैम, प्लीज कम विथ मी। वह लड़की अब ए हॉस्टेट के साथ जाने लगती है। ए हॉस्टेट एक और ले जाते हुए एक जगह खड़ी हो जाती है। वहां एक हैंडसम सा लड़का बिना एक्सप्रेशन के आंखें बंद करके बैठा हुआ था। ए हॉस्टेट रिस्पेक्टिवली उसे आवाज देती है,
एक्सक्यूज मी सर, आवाज सुन वह हैंडसम सा लड़का अपनी आंखें खोलता है। ए हॉस्टेट रिस्पेटिवली उसे कहती है, सर अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो क्या आप अपना लैपटॉप यहाँ से हटा सकते हैं। हैंडसम सा लड़का ए हॉस्टेट को देखता है, फिर उस लड़की को। हैंडसम सा लड़के के आगे साइड एक लड़का बैठा था, वह कुछ बोलने वाला होता है कि वह हैंडसम सा लड़का उसे आंखों से इशारा करते हुए बोलने से रोक देता है। वह हैंडसम सा लड़का सिर से अपने लैपटॉप लेकर साइड में रख देता है। ए हॉस्टेट अब उस लड़की को देखकर कहती है, आप यहाँ बैठ सकती हैं मैम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बता देना। वह लड़की हाँ में धीरे से सिर हिलाकर सीट में बैठ जाती है। उस लड़की ने एक वन पीस पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर थी, जिससे उसकी गोरी और लंबी टांग दिख रही थी। प्लेन अब फ्लाई करने के लिए तैयार थी। अनाउंसमेंट होते ही धीरे धीरे प्लेन बढ़ने लगती है। यह एहसास होते ही वह लड़की डर से अपने हाथ से उस हैंडसम से लड़के के हाथों को पकड़ लेती, जिसका अंदाजा उस लड़की को ही नहीं था। वह हैंडसम लड़का उस लड़की को देखता है। वह लड़की कसकर उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और जब उससे डर बिल्कुल नहीं सहा जाता तो वह लड़की अपने लंबे नाखून को लड़के के मजबूत हाथ में चुभाने लगती है। लड़की की नजर अब उस लड़की पर जाती है। प्लेन अब जमीन से बादलों की सफर करने लगी थी। कुछ वक्त बाद वह लड़की धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए आंखें खोलती है। वह अपना चेहरा घुमाए अपने हाथ को देखती है, फिर उस लड़के को। लड़के के हाथ पर अपने नाखूनों से खून निकलता देखकर वह लड़की जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देती है और अपनी मीठी सी आवाज में उससे माफी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई स्कैर्ड ऑफ हाइट। बोलते हुए वह लड़की उस लड़की के हाथ पर परेशान होकर बैंडेज लगाती है। वह लड़का बस एकटक उस लड़की को देख रहा था। आगे बैठा उस लड़के का असिस्टेंट लड़के को देखने लगता है। बैंडेज लगाने के बाद वह लड़की उस लड़के को देखती है। खुद को ऐसा देखता हुआ पाकर वह लड़की फिर एक बार कहती है, आई एम सॉरी। वह लड़का बिना कुछ बोले अब उस लड़की से नजरें हटाए दूसरी ओर देखता है। वह लड़की भी अब उससे नजरें हटाकर अपने बैग एक एल्बम निकाल कर देखने लगती है। उस एल्बम के पहले पेज पर फोटो में आव्या, सौरभ के साथ वह खुद थी जो कि स्वर्णा थी। जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं स्वर्णा थी, जो बिल्कुल स्वरा की ही तरह ऊंचाई से डरती थी। स्वर्णा का चेहरा रूहान से मिलता था, पर उसका नेचर बिल्कुल स्वरा की तरह था, मासूम, बचपना और शांत। स्वर्णा आव्या के फोटो को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। स्वर्णा होठों पर एक मुस्कान इसलिए थी कि आज फाइनली वह आव्या और सबसे मिलने जा रही थी। वैसे तो उसे पहले काव्या और बाकी सबकी खबर मिलकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अपने पापा और माँ की खबर न मिलने से वह बहुत ज्यादा दर्द में थी, जिस वजह से वह बाकियों से मिलने के लिए वक्त चाहती थी। स्वर्णा का दिल काफी ज्यादा कमजोर था, उसे दर्द सहने के लिए काफी वक्त चाहिए होता है, पर फिर भी वह बचपन से खुद को संभालती आ रही है। खुद को संभालते हुए उसके एग्जाम और असाइनमेंट में वह बिजी थी, जिससे आज जाकर उसे छुट्टी मिली थी। स्वर्णा एल्बम के पेज पलटती है। पलटते हुए उसमें उसके और आव्या की काफी सारी तस्वीरें थी, सौरभ की भी थी। ये तब की तस्वीरें थी जब सौरभ, आव्या और स्वर्णा मिला करते थे। पलटते पलटते एक पेज ऐसा आता है जिसमें स्वर्णा के होठों की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। स्वर्णा जिस फोटो को देख रही थी उसमें सिंघानिया की पूरी तस्वीर थी। स्वर्णा अपने गोरे उंगलियों से रूहान और स्वरा के फोटो को छूती है। उनके फोटो को छूते हुए स्वर्णा के आंखों के सामने उनके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। कितना हंसी खुशी से रहते थे पूरा परिवार। भले पूरे घर की लाडली आव्या थी, लेकिन स्वर्णा भी कुछ कम नहीं थी। आव्या और स्वर्णा की बहुत नौटंकी बात चलती थी जो सारा परिवार एंजॉय करता था। पिछली बातों को याद करते हुए, न चाहते हुए भी स्वर्णा के आंखों से एक बूंद आंसू बह ही जाता। उसके पास बैठा लड़का पहले तो स्वर्णा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसे स्वर्णा के आंसू दिखे वह खुद को स्वर्णा को देखने से नहीं रोक पाया। स्वर्णा अपनी दर्दों में खोई हुई चुपचाप सी उस तस्वीर को देख रहा थी। स्वर्णा के गालों पर चमकती आंसू पर उस लड़के की नजरें टिकी हुई थी। उसका चेहरा अब तक एक्सप्रेशन लेस था, उसी एक्सप्रेशन से वह स्वर्णा को देख रहा था। अब तक रात हो चुकी थी। आव्या अपने फोन को चेक करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। चलते हुए उसकी नजर अचानक अर्धव पर पड़ती है। अर्धव को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं, क्योंकि अर्धव इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और वहां चश्मा लटका रखा था। अर्धव आव्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। आव्या धीरे कदमों से चलते हुए अर्धव के पास जाती है। अर्धव मुस्कुराता हुआ आव्या को देखकर कहता है, तो अब आप मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री हैं। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे पहले अर्धव को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर शक भरी निगाहें उसके चेहरे पर डालते हुए कहती है, ये गेटअप मुझे इम्प्रेस के लिए है। अर्धव भी अब खुद को देखता है, फिर आव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हाँ। ये सुनते ही आव्या आईब्रो सिकुड़ लेती है।
आव्या के एक्सप्रेशन देखकर अर्धव हंसने लगता है। आव्या उसे घूर कर देखने लगती है। अर्धव अपनी हंसी रोककर, ओह सॉरी, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कैजुअली ऐसे ही गेटअप में रहता हूँ। आव्या उसे देखकर धीरे से सिर हिला देती है। आव्या अब अपने कार की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से अर्धव कहता है, हेलो डॉक्टर आव्या, आई थिंक आप कुछ भूल रही हैं। आव्या पीछे मुड़कर अर्धव को सवालिया नजरों से देखती है। अर्धव अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, सुना है दोस्ती बड़ी नसीब से मिलती है, तो हम बस अपनी नसीब आजमाना चाहते हैं, क्या सच में मेरे भी नसीब में आप, मेरा मतलब है आपकी दोस्ती है। बोलते हुए अर्धव एकटक आव्या को देखता है। आव्या उसे कुछ पल देखती है, फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा देती है। आव्या आगे बढ़कर अर्धव से हाथ मिलाकर कहती है, ये दोस्ती बड़ी भारी पड़ेगी आपको इंस्पेक्टर अर्धव। अर्धव आव्या के हाथ को अपने हाथ में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तो नहीं लगता, और अगर ऐसा है तो हम सहने के लिए तैयार हैं डॉक्टर आव्या। आव्या अपना हाथ पीछे करती है और बड़े ही सर्टिकली कहती है, ओह ओके इंस्पेक्टर अर्धव। आव्या अब वहां से अर्धव के बारे में सोचते हुए जाने लगती है। आव्या को जाता हुआ देखकर अर्धव के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आव्या कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है और एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाती है। आव्या के जाते ही अर्धव ब्लूटूथ पर टैप करके धीरे से कहता है, डन। एयरपोर्ट। स्वर्णा अपना बैग लिए आगे बढ़ते हुए चल रही थी। उसके पीछे वही लड़का अपने एरोगेट से अवतार में आ रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट था जो उस लड़के का बैग पकड़ा हुआ था। स्वर्णा एयरपोर्ट से निकलती है। वही वह लड़का जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रखता है, मीडिया की भीड़ भागती हुई उसके पास आती है। वह भीड़ स्वर्णा को भी हल्का धक्का दे जाती है, पर स्वर्णा खुद को संभलकर ठीक से खड़ी हो जाती है। स्वर्णा पीछे मुड़कर देखती है। अब तक उस लड़के को पूरे मीडिया ने घेर लिया था। रिपोर्टर उस लड़के से सवाल करते हुए कहती है, मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय, खबर आ रही है कि आपकी अगले हफ्ते ही मिस अदिति खुराना के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, क्या ये बात सच है? ये लड़का सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबरॉय है जो बहुत रूड और एरोगेंट है। सिद्धार्थ रिपोर्टर के इस सवाल पर ज्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए सीधा कहता है, अगर ऐसा है तो अगले हफ्ते सब आपके आंखों के सामने होगा। बोलते हुए उसके बोल में हार्डनेस थी। स्वर्णा सिद्धार्थ को ऐसा जवाब देता देखकर दूसरी ओर मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है। स्वर्णा ने बहुत सुना था अपने दोस्तों के मुंह से सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबरॉय के बारे में, लेकिन उसे कभी मूवीज में दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से उसे इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ती थी। सिद्धार्थ के ऐसे जवाब से मीडिया का सवाल अब भी लगातार जारी रहता है। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आकर सिद्धार्थ के लिए रास्ता बनाते हैं। सिद्धार्थ कार के पास पहुंचकर अंदर बैठता है। अंदर अच्छे से बैठने के बाद सिद्धार्थ फोन निकालता है। फोन निकालते ही अचानक उसकी नजर अपने बाएं हाथ पर पड़ती है। बाएं हाथ पर बंधे बैंडेज को देखते ही सिद्धार्थ को स्वर्णा का परेशान से भरा चेहरा दिखता है। सिद्धार्थ एकटक अपने हाथ पर बंदी पट्टी को देखता रहता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, सो ही एवरीवन, माय डियर रीडर्स, फाइनली मैं आ गई न्यू चैप्टर और कंटिन्यू चैप्टर के साथ। हाय, बहुत इंतजार करना हो गया। मेरी एग्जाम गई बला टली और 2 एग्जाम बाकी है, बट फिक्र नॉट, उसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। अब तो रिजल्ट में पता चलेगी कैसा एग्जाम दिया मैंने। सो अब आपकी बात करते हैं। बहुत दिमाग खराब हो गया होगा चैप्टर का वेट करते करते। मैंने तो इन्फॉर्म कर दी थी कि मैं 27 से चैप्टर अपलोड करूंगी, लेकिन शायद आप मेरी नोट नहीं पढ़ते। इतनी बकवास जो करती हूँ, टंग आउट। खैर, मैंने आज से चैप्टर अपलोड कर दी क्योंकि मुझसे और इंतजार करवाना नहीं हो रहा था। अब डेली चैप्टर मिलेंगी। एंड एक रिक्वेस्ट है कि मेरी प्यारी सी दोस्त साबी की स्टोरी एक बार पढ़ना देखना। उसने अभी न्यू स्टार्ट की है। नॉवल नेम TABAH कैरो। रूहानी, जिसकी जिंदगी में सुकून के नाम पर बस उसका दोस्त रूहान था, और एक रिश्ता ऐसा जुड़ा कि जो तोड़ गया उसे और बिखर गया उसका सब कुछ, जिसकी शांत जिंदगी को तबाह किया दो लोगों ने। रूहानी के चारों ओर एक खूबसूरत छलावा था और वो उसमें फंस अपना सब कुछ खो बैठी। अब रूहानी लौटी है, एक नई जिंदगी और एक नए रूप में, अपनी आंखों में आग लिए और उन लोगों को तबाह करने जो उसे बर्बाद करने में शामिल थे। कौन थे वो? कैसा होगा रूहानी का ये नया सफर? क्या हुआ रूहानी के साथ? क्या वो उन लोगों को तबाह कर पाएगी? क्यों हुआ रूहानी के साथ ऐसा? जानने के लिए पढ़िए तबाह करूं पॉकेट नॉवल पर। वेब लिंक्स। डोरबेल की आवाज से प्रज्ञा, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर प्लेट रख रही थी, वह मुड़कर एक नजर दरवाजे को देखती है, फिर काव्या और श्रेष्ठा को, जो मूवी देखने में व्यस्त थी। दोनों को ऐसा देखकर प्रज्ञा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रज्ञा प्लेट को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। प्रज्ञा दरवाजा खोलती है तो यह समझकर कि आव्या होंगी, लेकिन वह जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे एक अनजान सा चेहरा दिखती है।
प्रज्ञा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, आप कौन? सामने स्वर्णा खड़ी थी, वह भी प्रज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखती है। आव्या ने ये तो बताया था कि उसकी भाभी है, लेकिन स्वर्णा को पता नहीं था कौन है, क्योंकि उसने प्रज्ञा की फोटो नहीं देखी थी। स्वर्णा के हाथ में बैंग थी, वह अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, मैं। वह इतना ही बोलती है, तभी पीछे एक एक्साइटेड भरी आवाज आती है। अर्ना। आवाज सुनते ही स्वर्णा पीछे मुड़ती है। प्रज्ञा भी सामने देखती है। सामने आव्या को देखते ही स्वर्णा के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह जल्दी से बैंग छोड़कर दौड़कर जाती है और झट से आव्या के गले लग जाती है। आव्या को कसकर गले लगाकर स्वर्णा कहती है, आई रियली मिस यू दी। आव्या के चेहरे पर भी स्वर्णा को देखकर अलग ही खुशी दिख रही थी। अर्ना शब्द प्रज्ञा को सुना सुना सा लगता है। वह आव्या और स्वर्णा को देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी। याद करने की कोशिश करते करते एकदम से उसके आंखों के सामने बहुत सारे नज़ारे छा जाते हैं, जिन नज़ारों में प्रज्ञा और स्वर्णा की बचपने थी। प्रज्ञा और स्वर्णा बेस्ट फ्रेंड थे। ये याद आते ही प्रज्ञा एकटक स्वर्णा को देखने लगती है, जो अब इमोशनल होकर आव्या से मिल रही थी। स्वर्णा की खूबसूरत नूर और उसके व्यवहार को देखकर प्रज्ञा के आंखों में आंसू झलक उठते हैं। स्वर्णा उसकी वही दोस्त थी जो हरदम उसके साथ रहती थी और हर वक्त अव्यान के बारे में बताया करती थी। आव्या स्वर्णा से दूर होकर कहती है, कैसी हो तुम और तुम आ रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? स्वर्णा अपने आंखों में झलकते आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, आपको सरप्राइज देना था दी। आव्या स्वर्णा को देखकर इतनी ज्यादा खुश थी कि वह फिर एक बार उसे गले लगा लेती है। स्वर्णा और आव्या एक दूसरे में गुम हो चुके थे और कैसे न हो, बहुत वक्त से एक दूसरे से मिले जो नहीं थे। कुछ देर बाद आव्या स्वर्णा के हाथ को पकड़कर ले जाते हुए कहती है, चलो सबसे मिलाती हूँ तुम्हें। आव्या स्वर्णा को ले जाने लगती, तभी उसकी नजर प्रज्ञा पर जाती है। प्रज्ञा को देखकर आव्या स्वर्णा को देखती है। जहाँ प्रज्ञा के आंखों में स्वर्णा से मिलने के लिए एक तड़प थी, तो वही स्वर्णा के आंखों में प्रज्ञा के लिए एक अजनबीपन थी। दोनों के इमोशंस को देखकर आव्या स्वर्णा को प्रज्ञा से मिलाते हुए कहती है, अर्नाए हमारी भाभी है। भाभी वर्ड सुनकर स्वर्णा कैजुअली प्रज्ञा से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हुए कहती है, हाय भाभी। वही प्रज्ञा गले मिलने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन स्वर्णा का हाथ देखकर वह रुक जाती। स्वर्णा के चेहरे पर प्रज्ञा से मिलते हुए खुशी नहीं थी। सिंघानिया परिवार का हर सदस्य ये जानता था कि अव्यान की होने वाली दुल्हन प्रज्ञा है। सभी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे, जिस वजह से स्वर्णा भी अपनी भाभी के रूप में सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक्सेप्ट कर रही थी। इसी वजह से उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। स्वर्णा की मुस्कान को देखकर प्रज्ञा के दिल में एक दर्द से उठता है। वह दर्द भरी नजरों से स्वर्णा को देखती है और दुखी होकर उससे हाथ मिलाती। आव्या स्वर्णा के रिएक्शन को देखकर हल्का मुस्कुराती है, फिर कहती है, वैसे अर्ना, अगर तुम्हारे सामने इस वक्त प्रज्ञा होती तो तुम क्या करती? स्वर्णा के चेहरे पर उदासी छाए वह कहती है, कहने से क्या होता है दी, हम सबको पता है कि अब वह नहीं आएंगी, और अगर आती है तो मैं उसे कसकर गले लगाना चाहूंगी, जो कभी नहीं हो सकता। बोलते ही स्वर्णा के आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। स्वर्णा की ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा से बिल्कुल रहा नहीं जाता और वह तुरंत ही स्वर्णा के गले लग जाती है। गले लगते ही प्रज्ञा के भी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। स्वर्णा का ऐसा बोलना प्रज्ञा के दिल में इमोशंस को बाहर निकाल रही थी। स्वर्णा आंखों में बसी नमी के साथ कंफ्यूज्ड होकर आव्या को देखती है। आव्या बस मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। स्वर्णा अब भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, पर फिर भी वह चुप से खड़ी रही। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद करके इमोशनल होकर कहती है, स्वर्णा और प्रज्ञा में सब इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? स्वर्णा जैसे ही ये सुनती है, उसके कानों में वह गूंजने लगती है। उसका दिल अचानक धड़क उठता है। प्रज्ञा स्वर्णा से अलग होकर स्वर्णा की ओर उंगली करती हुई कहती है, तुम स्वर्णा हो? इतना बोल प्रज्ञा अपनी ओर उंगली करती है। प्रज्ञा के आंख सूजे हुए थे, वही स्वर्णा को सब कुछ समझ आने लगा था। प्रज्ञा अपनी ओर इशारा करते हुए स्वर्णा के आंखों में देखकर कहती है, और मैं। बोलते हुए प्रज्ञा रुकती, तभी स्वर्णा के मुंह से एकाएक निकलती है, प्रज्ञा। जैसे ही वही कहती है, दोनों ही अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं। अक्सर ही स्कूल में सभी स्वर्णा और प्रज्ञा के नाम से कंफ्यूज्ड रहते थे, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा ही लगता था, और इस वजह से स्वर्णा और प्रज्ञा दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। स्वर्णा ये सब कुछ सोचते हुए प्रज्ञा को गौर से देखने लगती है। प्रज्ञा अब भी स्वर्णा से बस गले लगने के लिए बेचैन थी, तभी अचानक स्वर्णा एक कदम आगे बढ़ाकर झट से प्रज्ञा के गले लग जाती है। कुछ पल तो जैसे वक्त उनके मिलन में ही थम सा जाता है। बहुत देर तक जब दोनों अलग नहीं होते तो आव्या मुंह बनाकर कहती है, दोनों मिल गए तो मुझे भूल के। आव्या की आवाज सुन दोनों होश में आती हैं और आव्या को भी साथ में गले लगा लेती हैं। तीनों के होठों पर अब मुस्कुराहट थी। कुछ वक्त बाद तीनों अलग होते हैं।
आव्या बैग पकड़कर कहती है, चलो अंदर। और हाँ, ना घर में ज्यादा किसी को पता नहीं है कि भाभी यही प्रन्या है, इसलिए ध्यान रखना किसी को पता न चले। प्रन्या ये सुनकर मुंह बिगाड़ लेती है। वही स्वर्णा ये सुनकर सवाल करती है, लेकिन क्यों नहीं बताना है। आव्या स्वर्णा के सवाल को सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, भाई से बात कर रहा हूँ अभी। स्वर्णा जल्दी से न में सिर हिला देती है। स्वर्णा भले अव्यान से अभी नहीं मिली थी, पर अब भी वह उससे डरती थी। अव्यान की बात आते ही प्रन्या के धड़कन बढ़ जाती है। अब उसे अव्यान की करीबी याद आने लगी थी, जिससे उसका पूरी शरीर सिहर उठती है। तीनों अब अंदर जाते हैं सोफे पर। अब तक काव्या और श्रेष्ठा मूवी में बिजी थी। मूवी में इस वक्त दो हीरो की फाइटिंग चल रही थी। स्वर्णा काव्या और श्रेष्ठा को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है। वह मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगती, तभी आव्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारा करती है। स्वर्णा रुकती है। आव्या अपना फोन निकालकर टीवी की ओर वीडियो करती है। फिर थोड़ा आगे बढ़कर काव्या और श्रेष्ठा को वीडियो करती है। आव्या वीडियो बंद करती है, फिर एकदम से बीच में खड़ी हो जाती है। आव्या को बीच में देखते काव्या और श्रेष्ठा एक साथ कहती हैं, सामने से हटो प्रिंसेस। आव्या अब स्वर्णा को इशारे करती है। स्वर्णा जल्दी से भागकर जाती है और एकदम से काव्या और श्रेष्ठा के एक साथ गले लग जाती हैं। गले लगते ही स्वर्णा रोने लगती है। काव्या का दिल एकदम से बैठ जाता है। भले उसे पता नहीं था कि उससे लिपटी लड़की कौन है, पर फिर भी एक एहसास था जो उसके दिल को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही थी। काव्या स्वर्णा के एहसास को महसूस करते हुए आव्या को देखने लगती है। श्रेष्ठा भी आव्या को देखती है। आव्या काव्या के आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी सबसे छोटी बेटी है मम्मा। जैसे ही काव्या ये सुनती ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। काव्या तुरंत ही स्वर्णा को करके देखती है। स्वर्णा के रूप में रूहान के चेहरे को पाकर काव्या स्वर्णा के पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहती है, अरना आप ठीक है, अब तक कहाँ थी आप। काव्या के सवाल और उसकी हरकतें देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। खुशी के माहौल में हल्की नमी सी छा जाती है। श्रेष्ठा भी स्वर्णा को गले लगा लेती है। न चाहते हुए भी श्रेष्ठा की भी आंखें नम हो जाती हैं। स्वर्णा रोते हुए कहती है, बड़ी मम्मा मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। बोलते ही स्वर्णा सिसक सिसक कर रोने लगती है। काव्या स्वर्णा के गाल पर हाथ रखे उसके माथे को चूम लेती है। इतने इमोशनल से वातावरण में आव्या भी इमोशनल होकर प्रन्या के गले लग जाती है। श्रेष्ठा स्वर्णा के आंसुओं को पोंछती। इस बार प्रन्या और आव्या भी जाती हैं और सभी गले लग जाते हैं। आज घर पर लेडीज के अलावा कोई नहीं था। सौरभ भी आज हॉस्पिटल में एक जरूरी केस की वजह से रुक गया था। कुछ पल बाद पांचों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काव्या स्वर्णा को खाना खिला रही थी। काव्या स्वर्णा को खाना खिलाते हुए कहती हैं, बस बहुत हुआ ये पढ़ाई वढ़ाई, अगर करना है न तो यहाँ करिए, वहाँ जाकर करने की जरूरत नहीं है। स्वर्णा खाते हुए मुस्कुराने लगती है। आव्या काव्या को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, मम्मा आप अपनी सगी बेटी को भूल रही हैं, सिर्फ अर्ना को ही खाना खिला रही हैं। काव्या एक नजर आव्या को घूरती है, फिर कहती है, कौन सी सगी, मेरे लिए आप सब सगी हैं और आपके हाथ है, न खुद खाइए चुपचाप। आव्या का एकदम से बुरा सा मुंह बन जाता है, जिसे देखकर स्वर्णा हंसने लगती है। श्रेष्ठा आव्या के मुंह को देखकर खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहती है, काव्या नहीं खिला रही है तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम है ना। श्रेष्ठा की बात सुनकर आव्या जल्दी से उसकी ओर मुड़कर खाना खा लेती है और स्वर्णा को देखते हुए कहती है, अर्ना तुमने मेरी मम्मा को छीन लिया तो क्या हुआ, मेरी मॉम है ना। बोलते ही वह मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा को देखती है। प्रन्या बैठी चुपचाप ही चारों को देख रही थी। अचानक ही काव्या की नजर प्रन्या पर पड़ती है। प्रन्या को देखकर काव्या कहती है, सहस्त्रा इधर आओ। प्रन्या काव्या के आवाज से होश में आती है और उठकर काव्या के पास चली जाती है। काव्या प्रन्या की ओर अपने हाथों से निवाला बढ़ा देती है, जिसे देखकर प्रन्या के आंखों में आंसू झलक उठती है। प्रन्या जल्द ही आगे बढ़कर काव्या के हाथों से खाना खा लेती है। इसी के साथ पांचों अब हंसते मुस्कुराते हुए डिनर करती हैं। रात के 11 बजे आव्या अपने गोद में सिर रखे स्वर्णा के सिर को सहलाते हुए कुछ सोच रही थी। बचपन से वह जिस तरह स्वर्णा को सुलाती आ रही थी, आज भी वह ऐसा ही सुलाती थी। काव्या, श्रेष्ठा और प्रन्या अपने अपने कमरे में थे। काव्या दवाई की वजह से जल्दी सो गई थी, इसलिए आव्या स्वर्णा को अपने साथ लेकर आ गई। वरना स्वर्णा का तो प्लान था कि वह काव्या के साथ सोएगी। आव्या किसी बात में गुम ही थी, तभी उसका फोन अचानक ही रिंग होता है। आव्या फोन को जल्दी से साइलेंट में रखकर स्वर्णा को देखती है, जो मस्त नींद में थी। आव्या फोन को देखती है और फोन रिसीव करके कान से सटाकर धीमे आवाज में कहती है, हेलो। आव्या की इतनी धीमी आवाज सुनकर दूसरी ओर से रुद्र कहता है, आर यू ऑक बेबी गर्ल। आव्या फिर एक बार धीमी सी आवाज में जवाब देती है, मुझे क्या होगा। बोलते हुए आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र के रिएक्शन को सोच रही थी। रुद्र इस बार चुप हो जाता है। कुछ देर तक दोनों के बीच शांति सी पसर जाती है।
आव्या एकदम धीमे से कहती है, मेरी बहन आई है तो बस मेरे गोद में सो रही है इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। रुद्र जो इस वक्त एक इंसान को घूर रहा था उसके मुंह को बंद करके वह अचानक ही उसकी उंगली मरोड़ देता है जिससे उसकी चीख निकलती पर मुंह के अंदर ही दब जाती। रुद्र उसे तड़पता हुआ देखकर आव्या से कहता है, सो मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सुनना है बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र धीर को इशारा करता है। आव्या ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और साथ ही इरिटेट भी। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, व्हाट डू यू मीन? रुद्र उस कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, आई मीन आई जस्ट फील फॉर यू। हर किसी के लिए मेरे जज्बात नहीं निकलते एंड या हर किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बोलते ही रुद्र वॉशरूम में अपना हाथ धोता है और खुद को शीशे में देखता है। आव्या की शक भरी निगाहें ऊपर चढ़ जाती हैं। वह एकदम से कहती है, ओह तो तुमने मेरे पीछे बॉडीगार्ड रखे हैं नजर रखने के लिए? रुद्र वॉशरूम से निकलकर बेड पर लेटकर थोड़ा हल्के अंदाज में कहता है, या बेबी गर्ल बिकॉज यू आर सो इनोसेंट। किसी के भी जाल में फंस जाती हो। आव्या ये सुनकर फोन को घूरने लगती है क्योंकि रुद्र आव्या को इनडायरेक्टली बेवकूफ कह रहा था जो आव्या समझ चुकी थी। आव्या थोड़ी तेज आवाज में कहती है, जस्ट शट अप। उसके इतनी तेज आवाज से स्वर्णा उठकर साइड में लेटती है और पीलो को हक करके फिर से सो जाती है। स्वर्णा को ऐसा देखकर आव्या पहले तो शॉक थी पर उसे नींद में देखकर राहत की सांस लेती है। आव्या उठकर बालकनी की ओर जाती है और दरवाजा बंद करती है ताकि स्वर्णा उसकी आवाज न सुन सके। आव्या रुद्र से कुछ कहती, तभी अचानक ही उधर से रुद्र कहता है, आई मिस यू। रुद्र की यह बात सुनते ही आव्या का दिल बहुत तेजी से धड़क उठता है। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्द आव्या कभी एक्सेप्ट भी नहीं करती थी क्योंकि रुद्र का नेचर ही ऐसा था कि इस तरह के शब्द उसकी जबान से बिल्कुल सूट नहीं करते थे। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, लगता है आदत बिगड़ गई है मेरी, कोई बात नहीं सुधर जाएंगी। बाय द वे स्वर्णा को ऊंचाई से और प्रज्ञा को अंधेरे से डर लगता है। कंफ्यूज्ड मत होना एंड हाँ मैं चाइनीज ड्रामा नहीं देखती और न कभी देखी है। पूजा आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन चैप्टर 82 के मीरा के कमेंट पर है, जाकर एक बार पढ़ लीजिए बिकॉज मुझे खुद मीरा के कमेंट से हेल्प हुई है। मैं थैंक्स बोलने वाली थी बट भूल गई। इट्स ओके अभी याद आई तो अभी बोल देती हूँ। थैंक यू मीरा।